गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने वितरण वाहिका चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष वितरण वाहिकाएं यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष वितरण वाहिकाएं और मैंने आपको बताया था कि नए निर्यातक जो पहली बार बाजार में उतर रहे हैं या पहली बार अपने आप को जो अपने बाजारों से अनभिज्ञ हैं उनके लिए अप्रत्यक्ष वितरण वाहिकाएं बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ऐसे निर्यातक फर्म जिनको मध्यस्थों की सहायता नहीं चाहिए होती, जिन्होंने काफी समय से अपना निर्यात कर रहे हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष वितरण वाहिकाएं अच्छी रहती है। प्रत्यक्ष वितरण वाहिकाओं में निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उनकी प्रक्रिया, आर्थिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होने पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में निर्यातक फर्म यही उचित समझती है कि वे स्वयं ही वस्तुओं का वितरण करे। जब निर्यातक को यह लगने लग जाता है कि मुझे वितरण मैं खुद कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, मैं अपने बाजार के बारे में जानकारी रखता हूँ, मेरी गुडविल भी अच्छी हो चुकी है और मेरे उपभोक्ता भी सेट हो चुके हैं कि जिन्हें मेरा ही माल खरीदना है, उपभोक्ता मेरा माल का इंतजार करेंगे, तो वह सीधे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है अपने उपभोक्ताओं के साथ। वह स्वयं विदेशी बाजार में आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त वितरण वाहिका का नियोजन करता है, उसका प्रभावपूर्ण संगठन से उसे संचालित करता है। इस प्रकार की वितरण की प्रक्रिया से निर्यात विपणन में उसका सहभाग काफी बढ़ जाता है। इसमें सीधी वितरण वाहिका होने से वाहिका लंबी नहीं होती, एक तो बीच में मध्यस्थ नहीं होते, तो वितरण वाहिका लंबी नहीं होती। वितरण की संपूर्ण वाहिका पर वह अपेक्षित नियंत्रण स्थापित कर सकता है। विदेशी उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने हेतु वह अपने स्वयं के विक्रय केंद्र निर्यात बाजारों में खोलता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है, जैसे मैकडोनल्ड। अगर अमेरिका की मैकडोनल्ड कंपनी है तो आप देखते हैं उसने सब जगह, देशों में विदेशों में, हमारे यहाँ पर आप देखेंगे, भारत का एग्जाम्पल ले लें, हर शहर में आपको मैकडोनल्ड। और उल्टा मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे देश की जैसे पूरे वर्ल्ड में जिसकी पहचान है वह है हल्दीराम। तो हल्दीराम की पहले बीकाजी की भुजिया आती थी, नमकीन आती थी और बीकानेरी भुजिया के साथ साथ चला और आज एक हल्दीराम बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी सब तरह की नमकीन, मिठाइयाँ और सब तरह के खाद्य उत्पाद होते हैं। तो हल्दीराम को की इतना बड़ा 100 साल पुरानी वो हो चुकी है अब ये उत्पादक कंपनी, तो उससे लगा कि क्यों ना हम देश विदेशों में अपने आउटलेट्स खुद खोलें और हम अपने स्टोर। तो आप अगर विदेशों में कभी जाएं तो आप देखेंगे कि हल्दीराम का स्टोर, जैसे यहाँ मैकडोनल्ड और डोमिनोज मिल जाता है, वैसे ही वहाँ को आपको हल्दीराम की दुकान भी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने स्वदेशी उत्पाद खरीद सकते हैं। क्या लाभ है इसके? यह वितरण व्यवस्था ऐसे निर्यातकर्ता जो स्वयं ही निर्यात के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। विदेशी बाजारों की उत्तम जानकारी, इसमें निर्यातकर्ता स्वयं की वितरण वाहिका निर्यात बाजारों में वस्तुओं के वितरण के लिए स्थापित करता है। इससे विदेशी बाजारों में जानकारी निर्यातक फर्म को स्वयं मिल जाती है। बाजार की विशेषताएं क्या है, उस पर प्रभाव डालने वाले तत्व क्या हैं, उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार के पीछे क्या प्रेरणाएं हैं, उनकी आदत, रीति रिवाज, परंपराएं क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी विस्तार से फर्म को मिल जाती है। और यह चीज दीर्घकालीन विपणन योजनाओं को बनाने में काफी मदद मिलती है। फिर जब आपके पास मध्यस्थ नहीं है, आपको बीच में अपना कमीशन के टुकड़े नहीं करने, तो नेचुरली आपको सेकंड पॉइंट है लाभ में वृद्धि। जो लाभ आपको अप्रत्यक्ष वाहिका में आपने मध्यस्थों को देना पड़ रहा था, वह लाभ अब आपको सीधे मिलने लगता है। फिर है विक्रय उपरांत सेवाएं। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो घर पे, आप अपना मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर आप मोबाइल पे पूछते हैं कि गारंटी क्या है और वारंटी क्या है। विक्रय उपरांत सेवाएं यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज। कई उत्पाद ऐसे होते हैं, आप मोबाइल खरीदने एक दुकान पर गए, एक मोबाइल तो 15,000 में है, लेकिन उसकी गारंटी वारंटी है 1 साल की गारंटी और 1 साल की वारंटी 15,000 में, और दूसरा फोन बिल्कुल सेम वैसे ही फीचर्स वाला है, लेकिन उसकी 15,500 में है होने को, 500 रुपए उसके ज्यादा है, लेकिन उसकी गारंटी 5 साल की है और वारंटी भी 5 साल की है। तो नेचुरली आप 500 रुपए ज्यादा देकर 5 साल की गारंटी वारंटी वाला, क्योंकि यह उत्पाद ऐसा है जिसमें आपको बार बार आफ्टर सेल सर्विसेज की यानी ठीक कराने की जरूरत पड़ती है। कभी कोई चीज टूट जाती है तो आप उसको रिप्लेस भी कराना चाहते हैं। तो ये सब चीजें
अप्रत्यक्ष वितरण में नहीं संभव हो पाती, प्रत्यक्ष में संभव होती हैं। फिर है वितरण पर पूर्व नियंत्रण, यानी कि वितरण जो आप कर रहे हैं, आपका माल कैसे गया, किधर गया, किस कहाँ बिका, किसने उपभोक्ताओं को पसंद आया नहीं आया, ये सारी वाहिकाओं पर आपका पूरा नियंत्रण रहता है। कुछ उत्पादों के लिए एकमात्र विकल्प, जैसे हमने उसमें पढ़ा था अप्रत्यक्ष में, कि जो ऐसे बड़े मशीनी उत्पाद होते हैं जो क्रेता विक्रेता, जैसे मशीन, बहुत बड़ी मशीन, हमें कोई प्रोडक्शन के लिए मशीन खरीदनी है तो उस मशीन को हमें सीधे क्रेता से खरीदनी होती है, तो उसमें मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे उत्पादों के लिए जिनकी लागत बहुत ऊंची होती है, उनके लिए, जिनका तकनीकी उपयोग होता है, उनके लिए यह एकमात्र विकल्प होता है। फिर है बाजारों का विकास। अब जब आप डायरेक्ट खुद ही वितरण करते हैं तो हो सकता है पिछली बार जब आपने वितरण किया पहली बार तो आपने 2 या 3 बाजारों में किया, लेकिन अब एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आपने अगली बार और 2-4 नए बाजारों के बारे में आपको जानकारी मिली, आपने वहाँ भी माल बेचना शुरू किया। अगली बार आपको और 3-4 के बारे में जानकारी मिली तो आपने और, तो इस तरह से आपका बाजार का विकास होता है। फिर कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना, यानी नए नए बाजारों का विकास कर संस्था अपने समुचित विद्रोहन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाती है, और वह कहती है कि उसे अपने प्रतियोगियों के बारे में भी पता चलता है। अप्रत्यक्ष में मैंने आपको क्या बताया, मध्यस्थ, अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष उसमें मध्यस्थ ए से सामान खरीद रहा है, बी से भी खरीद रहा है, सी से भी खरीद रहा है और डी से भी खरीद रहा है। लेकिन यहाँ जब आपको अपने प्रतियोगी के बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ जब आप डायरेक्ट वितरण करते हैं, आप खुद ही वितरक हैं एक तरीके से, तो आपको अपने प्रतियोगियों के बारे में भी पता चलता है। छोटी वाहिका का लाभ हमेशा, जब भी वितरण वाहिका छोटी, जितनी छोटी होगी वितरण वाहिका उतने ज़्यादा लाभ रहते हैं हर मायने में। चाहे आपको उपभोक्ताओं की जानकारी के बारे में, उपभोक्ताओं के टेस्ट के बारे में, आपका लाभ, जो आपका उत्पाद का लाभ है, लाभ के कमाने के लिए भी, हर तरह से आपको जितनी वाहिका छोटी होगी उतना अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशी बाजारों में प्रतिष्ठा का निर्माण, क्योंकि लोग आपको जानने लगते हैं। नहीं तो मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि आपको ड्रेस पसंद नहीं आई, आप अपने दुकानदार के पास गए और आपने ड्रेस को, आपने कहा मैं नहीं जानती कि ये कौन किसका है, मैंने तो आपसे खरीदा था, आप मेरे को बदलवा के दो। तो उसमें आप अपने उपभोक्ता, आप अपने उत्पादक को नहीं जानते। आप किसको जानते हो? जिनसे आपने, खुदरा व्यापारी से आपने खरीदा। लेकिन जहाँ डायरेक्ट उत्पादक और डायरेक्ट उसके बीच में रिलेशन बनता है उपभोक्ता में और उत्पादक में, तो उत्पादक की साख भी बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपने यहाँ से डायरेक्ट उत्पादक को माल बेचा कि ये खराब था और उत्पादक ने आपको बदल के दिया, तो इससे आपकी उत्पादक होने के नाते साख अच्छी बनती है। इसमें भी कुछ हानियां, कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। हानि क्या है? जैसे सबसे बड़ी हानि सबसे पहले है विशाल पूंजीगत साधनों की आवश्यकता, क्योंकि अप्रत्यक्ष में हमने पढ़ा था कि यह सबसे अच्छा किस लिए? नए निर्यातकों के लिए अप्रत्यक्ष वितरण वाहिका बहुत अच्छी है, और जो निर्यातक बाजार में सेट हो चुके हैं, जिनकी अपनी एक गुडविल बन चुकी है, जिनके पास पूंजीगत साधन ज़्यादा है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके पास पूंजीगत साधन ज़्यादा नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी प्रणाली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा, बहुत समय और बहुत मेहनत खर्च होती है। उत्तम प्रबंधकीय योग्यता, आप बनाना अलग बात है, लेकिन आप उसका वितरण अच्छा नहीं कर पाते तो क्या होता है, आप अगर आप, जरूरी नहीं है आप एक प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, उत्पादक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप वितरक अच्छे नहीं हैं, जरूरी नहीं है एक आदमी हर काम को बहुत अच्छे से कर सके। तो इसीलिए इसमें प्रबंधकीय योग्यता की, समय पे माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समय पे उपभोक्ताओं तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उपभोक्ताओं की क्या राय है आपके उत्पाद के बारे में, ये सब बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वितरण लागतों में वृद्धि, इससे वितरण लागतों में वृद्धि होती है। नेचुरली पैसा ज़्यादा आप ही की जेब से जा रहा है, आप वितरण कर रहे हैं तो खर्च ज़्यादा हो रहा है। छोटी फर्मों के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि छोटी फर्म अपना वितरण करने में थोड़ा सा सक्षम कम होती है। फिर आता है व्यय में वृद्धि। व्यय में वृद्धि यानी कि
आपके खुद के खर्चे, जो आपके उत्पादक होने के नाते खर्चे हैं, वह बढ़ जाते हैं और आपका धीरे धीरे निर्यातक को सारे काम खुद ही करने हैं, वितरण भी खुद ही करना है, उपभोक्ताओं तक माल पहुंचा के, ट्रक का प्रबंध, ट्रेन से सामान कैसे जाएगा, बंदरगाह से कैसे जाएगा, बंदरगाह से उतरेगा कैसे, ये सब काम खुद ही आपको करने होते हैं, तो आपका काफी खर्चा बढ़ जाता है। तीसरी तरह की जो वितरण वाहिका है वो होती है सहकारी, कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि कोऑपरेटिव का होता है सहकारी संगठन, ऐसा संगठन है जिसमें बहुत छोटे छोटे उत्पादक सब अपने लाभ को मिलकर एक लोकतांत्रिक प्रबंध की तरह एक संगठन बना लेते हैं। और ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, इसका सबसे अच्छा सहकारी वितरण का उत्पाद का बहुत अच्छा उदाहरण है अमूल। आपके घर में आपने आप अमूल का मक्खन खाते होंगे, अमूल का चीज खाते होंगे। देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सहकारी वितरण है, आप याद रखिएगा, अमूल मिल्क। अमूल का दूध आता है, अमूल की आइसक्रीम आती है, अमूल का बटर, चीज, पनीर, सब कुछ अमूल के जितने भी दूध और दूध के उत्पादक है। और यह आप मान के चलिए कि सरकार द्वारा बनाया गया, हमारे भारत के विभाजन के बाद जो हमारे 1950 में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सबसे पहले गुजरात में जाके ये एक्सपेरिमेंट किया था। और आप कभी नेट पर और गूगल पर इसके बारे में पढ़ें। और उन्होंने गुजरात एक हर गांव में, वहाँ पे गाय होती है, हर गांव में वहाँ भैंस होती है, और वहाँ पे दूध के उत्पादक ज्यादा थे और दूध खरीदने वाले कम थे। और क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे हर गांव में एक गांव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर के पास अगर हम 10-10 किलो दूध भी करें तो वो 100 × 10 यानी कि 10,000 लीटर दूध रोज का बनता था। तो उस दूध को खरीदने वाला कोई नहीं होता था, और दूध एक ऐसी चीज है कि वो अगले दिन तक फट जाता था, खराब होता था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सब एक संगठन के तहत एक साथ एक दूसरे से लड़ने की बजाय हम एक संगठन के तहत अपना दूध खरीदें, एक जगह रखें, और फिर उन्होंने उसका कोल्ड स्टोरेज बनाओ। और कोल्ड स्टोरेज में उस दूध के दूध और दूध के अलावा दूध के अलग बाय प्रोडक्ट्स भी, जैसे मैंने आपको चीज़, पनीर, ये वहाँ से एग्जाम्पल शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि फिर उनको स्टोर करके और जो बेचेंगे हम बाहर बाजार में, तो जो उसका मुनाफा आएगा वो हम सबके बीच में बराबर का बटेगा। तो ये एक कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो सहकारी समिति जिसे बोलते हैं, या सहकारी वितरण होता है। तो ये आपस में इसका लाभ एक साथ सभी छोटे उत्पादकों को एक साथ मिलता है। ये चैप्टर हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।